हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्टार स्टडी फ्रेंड्स। आशा है आप सब लोग ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। इससे पहले और भी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं चैनल पर, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं जीके जीएस के, संविधान के और ज्योग्राफी के, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को जाकर के देख लें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के इस वीडियो में हम संविधान की प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन समझेंगे और संविधान से संबंधित और भी क्वेश्चन समझेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हमें आपको इसकी उद्देशिका को पढ़ना होगा। संविधान की उद्देशिका क्या है इसको देख लेते हैं इस वीडियो में हम। संविधान की उद्देशिका को चाचा नेहरू ने 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी और 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने एक उद्देशिका प्रस्तुत की थी जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसी उद्देशिका को बाद में प्रस्तावना नाम दिया गया था। और इसको कब स्वीकारा गया था? तो इसको स्वीकारा गया था 26 नवंबर 1949 को। कब स्वीकारा गया था? 26 नवंबर 1949। ये 3 महत्वपूर्ण प्रश्न इसके हैं। सबसे पहली बात है उद्देशिका कब प्रस्तुत की गई थी? तो 13 दिसंबर 1946 को। और इसको स्वीकारा कब गया था? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकारा गया था। ना कि जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो अमेरिका से ली गई है। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। इसमें संविधान की प्रस्तावना में क्या क्या है इसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ लिखा है भारत का संविधान और इसको नाम दिया गया था पहले उद्देशिका। उद्देशिका में क्या था? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और आगे है और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, जब ये स्वीकारी गई थी तब की बात है, 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जब संविधान को इस प्रस्तावना को और संविधान को स्वीकारा गया था उस दिन ये पूरी पढ़ी गई थी इस तरह से। तो ये आपको ध्यान रखनी है। इस प्रस्तावना से बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं तो इसको एक बार फिर से आप पढ़ लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब इससे देखते हैं कि कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारे पिछले वीडियो में संविधान से 40 क्वेश्चन हो चुके थे। आज हम इसके आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे, 41 से लेकर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है 41 नंबर का। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या घोषित करता है? संघीय राज्य के रूप में, अर्ध संघीय राज्य के रूप में या एकात्मक राज्य के रूप में या राज्यों के संघ के रूप में? तो संविधान में जो अनुच्छेद 1 दिया गया है, भाग 1 में अनुच्छेद 1 दिया गया है, तो वो भारत को राज्यों के संघ के रूप में घोषित करता है। भारत एक संघ और राज्यों का परिसंघ है, ये बताया गया है इसमें। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन को हम पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं। अब आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं है? अभी हमने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी थी तो उसमें हम पहचान सकते हैं सर्वसत्ताधारी लोकतंत्रीय गणराज्य या समाजवादी धर्मनिरपेक्ष या संघीय। कौन सी चीज़ उसमें नहीं थी, कौन सी अभिव्यक्ति उसमें नहीं थी, ये आपको पहचाननी है। तो उसमें संघीय अभिव्यक्ति नहीं थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक हो जाता है।
उसमें लोकतंत्र गणराज्य की बात की गई थी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द भी शामिल थे, लेकिन संघीय शब्द नहीं शामिल था, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अब अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कौन सा संविधान संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन। और ये हुआ कब था, तो ये हुआ था 1976 में, ये आपको ध्यान रखना है। और 1976 में जब ये हुआ था तो संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। वो कौन कौन थे? तो वो थे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो यहाँ पर कौन कौन से मिल रहे हैं, तो हमें मिल रहा है, यहाँ पूछा गया है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में किया गया था, वो शब्द कौन कौन से थे। यहाँ 2 पूछे गए हैं, जबकि उसमें 3 शामिल किए गए थे। तो यहाँ पर समाजवादी भी शामिल किया गया था, धर्मनिरपेक्ष भी शामिल किया गया था जिसको पंथ निरपेक्ष बोला गया था, और अखंडता शामिल किया गया था जो कि इसमें नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब अगले सवाल पर चलते हैं। इसके बाद यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है, ये बतानी है। संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होता है, 5, 7, 9 या 6। तो इसको सोचकर बताएं कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाता है। यहाँ पर 6 नहीं, यहाँ पर 8 है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाता है, तो भारत में राज्यों की संख्या 28 और संघ राज्य क्षेत्रों की, जिनको हम केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, उनकी संख्या 8 है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाता है। आप क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि भारत में राज्यों की संख्या 28 और संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 8 है, ये आपको याद रखना है। अब अगले सवाल पर चलते हैं। संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था, तो ये आपको बताना है। तो अभी हमने प्रस्तावना पढ़ी थी, इसीलिए हमने प्रस्तावना को पहले पढ़ लिया था। तो अभी हमने प्रस्तावना पढ़ी थी, तो उसमें स्वतंत्रता भी शामिल था, समानता भी शामिल था, समाजवादी भी शामिल था और वहाँ न्याय भी शामिल था। इसका मतलब यहाँ पर कोई ऑप्शन ठीक नहीं है, यहाँ पर चारों ही प्रस्तावना में शामिल वाले शब्द दे दिए गए हैं। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, यह आपको बताना है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, या भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर उपयुक्त सभी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाता है, तो उसने पूछा है मौलिक अधिकारों की श्रेणी में कौन नहीं आता है, यह आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन ठीक होता है, तो यहाँ पर संपत्ति का अधिकार ऑप्शन ठीक हो जाता है। इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 44वां 1978 में हुआ था। और 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, लेकिन अब इसको कहाँ रखा गया था, ये भी आपको याद रखना है। तो अब संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300A के अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में रखा गया है। किस में रखा गया है, अनुच्छेद 300A के अंतर्गत रखा गया है। अब अगले सवाल पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये जोड़े गए थे। तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा, अभी आपको बताया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कब हुआ था, 1976 में, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगले सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में से देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है, सबसे बड़े कानून को बताना है। भारतीय दंड संहिता, भारतीय संविधान, सिविल प्रक्रिया संहिता, या आपराधिक प्रक्रिया संहिता। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होना चाहिए, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी ठीक हो जाता है। भारतीय संविधान देश का सबसे बड़ा कानून है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक है। इसके बाद अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या हैं, मूल संविधान के हिस्सा थे या
चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, या 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होता है? तो मौलिक अधिकार जो हैं वो मूल संविधान का ही हिस्सा थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाता है। अब अगले सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सन में भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया गया था ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी ठीक हो जाता है, 1976 में। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार कैसा है? जीवन का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है, या आर्थिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, या धार्मिक अधिकार है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होना चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर सी ठीक हो जाता है। जीवन जीने का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अब अगले सवाल पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को क्या गारंटी देता है? कानूनों की समान सुरक्षा, कानूनों के सामने समानता की, या आर्थिक संसाधनों के समान वितरण की, या कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा की? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होना चाहिए? अनुच्छेद 52 के अकॉर्डिंग, तो 52 के अकॉर्डिंग होना चाहिए कानून के सामने समानता और कानून के समान सुरक्षा की गारंटी देता है अनुच्छेद नंबर 14। मतलब हम सीधी सी भाषा में कह सकते हैं अनुच्छेद 14 समता और समानता का अधिकार है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करके समुचित उत्तर की पहचान करें। भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बन सकने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए, या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भी होता है? दोनों सही हैं, या केवल एक सही है, या केवल दो सही है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होता है? दोनों गलत हैं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होना चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाता है। क्या कह रहा है कि भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त करे जाने के लिए, उपराष्ट्रपति के पद पर होने के लिए राज्यसभा का सदस्य बन सकने की योग्यता तो जरूर ही होनी चाहिए, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पर ठीक हो जाते हैं। इसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है? राष्ट्रपति पद के लिए कौन आयोजन करता है ये पूछ रहा है यहाँ पर। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाता है? भारत का उपराष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, मुख्य न्यायमूर्ति, या अटॉर्नी जनरल? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाता है। भारत का निर्वाचन आयोग जो होता है राष्ट्रपति पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ठीक है। और राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव अनुच्छेद 55 के अंतर्गत बताया गया है, एक्ट 55 के अंतर्गत ये बताया गया है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगले सवाल पर चलते हैं। भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन था? अराजनीतिक राष्ट्रपति की बात की जा रही है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, APJ अब्दुल कलाम, S राधाकृष्णन, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाता है? तो अराजनीतिज्ञ कौन थे? राजनीति से संबंधित नहीं थे। कौन थे ऐसे? तो ऐसे थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनको हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। अब अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कहता है यहाँ पर? किस निदेशक सिद्धांत पर गांधी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा था? यह आपको बताना है। समान काम के लिए समान वेतन, निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए सलाह की व्यवस्था, गोवध पर निषेध, मतलब गाय को मारने पर पाबंदी, ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों की रक्षा। जो ऐतिहासिक महत्व है, मतलब जैसे कि पुरानी इमारतें हैं, ताजमहल है, लाल किला है और आमेर किला है, इस तरह से इन स्मारकों की रक्षा। ये कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाता है? नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव, गांधी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव जो पड़ता है कौन से सिद्धांत से पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ठीक हो जाता है। गोवध और निषेध जो है वो नैतिक दर्शन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। गोवध का मतलब हुआ जीव हत्या न करना, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? ये आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक हो जाता है। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है।
ये आपको याद रखना है। कब कब लग चुका है ये भी आपको याद रख। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था ये आपको याद रखना है। तो पहला राष्ट्रीय आपातकाल लगा था आपका, 1 मिनट, ये इसको ठीक कर दें। पहला राष्ट्रीय आपातकाल आपका लगा था 26 अक्टूबर 1962 को और 10 जनवरी 1968 तक ये लगा था। कब तक लगा था? 10 जनवरी 1968 तक। इसके बाद दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था? तो वह लगा था आपका 3 जनवरी, इसको मिटा देते हैं, 3 जनवरी, कैसा लिखा जा रहा है, 3 जनवरी 1971 को लगा था ये। कब तक लगा था? 21 मार्च 1977 तक ये लगा था। और इसी बीच तीसरा आपातकाल कब लगा था? तो तीसरा आपातकाल इसी के बीच लगा था 25 जून 1975 को। ये भी आपको याद रखना है। ये 3 आपातकाल लगे थे। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न सदस्यीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? जो विदेश भेजे जाने वाले संसदीय प्रतिनिधि मंडल होते हैं, इनमें व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाता है? लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय या राज्यसभा अध्यक्ष। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाता है। संसदीय कार्य मंत्रालय जो होता है वो विदेशों को भेजे जाने वाले संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन करता है। अगला क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? ये आपको बताना है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की कुर्सी खाली हो तो किस राष्ट्रपति के पद पर अस्थायी रूप से कौन कार्य करता है? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए? तो इस पे काम करता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, जिसको बोलते हैं हम चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जिसको हम बोलते हैं। अब अगला सवाल देख लेते हैं। यदि सरकार द्वारा राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? हाई कोर्ट के पास, उच्च न्यायालय के पास, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास, या इनमें से कोई नहीं। ये कह रहा है कि सरकार द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाए तो नागरिक क्या करेगा? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कोई ठीक हो जाएगा। इसमें तो कोई भी ठीक नहीं लग रहा है कि व्यक्ति किसके पास जाएगा, ना हाई कोर्ट के पास, ना सुप्रीम कोर्ट के पास, ना हाई कोर्ट के पास, ना राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पास। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक हो जाता है। इनमें से किसी के पास नहीं जाएगा। तो वो कहाँ जाएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं किया जाता है तो ऐसे में जो अदालत को कानूनी रूप से कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? नागरिकता निर्धारित करने की बात की जा रही है चुनाव आयोग या राष्ट्रपति, संसद या संसद और विधानसभाएं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाता है। नागरिकता को प्राप्त कराने के लिए शर्तें और निर्धारित करने का सक्षम निकाय संसद होती है। अब ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अगला सवाल दिया गया है, यहाँ पर राज्यसभा को भंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? जो राज्यसभा को भंग कर सकता है ऐसा कौन है? राष्ट्रपति, सभापति, लोकसभा या कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक हो जाता है। इनमें से कोई भी नहीं है जो राज्यसभा को भंग कर सकता है। तो यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है, यहाँ पर जब कभी भी लिखा हो कि राज्यसभा को भंग करने की बात आ रही हो तो ये बात बिल्कुल गलत है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन लोकसभा को भंग किया जा सकता है। और लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको होता है? तो वह अधिकार होता है आपके राष्ट्रपति को। ये आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा
राजनीति के निदेशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। किसने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ज़्यादा महत्वपूर्ण बना दिया है? कौन से संविधान संशोधन ने 63 में क्वेश्चन नंबर 63 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन या 52वां संविधान संशोधन या 56वां संविधान संशोधन? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जाता है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की अपेक्षा नीति निर्देशक तत्वों को ज़्यादा महत्वपूर्ण बना दिया गया है। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। बहुत बार बता दिया, ये अब तो याद हो गया होगा। अब अगले सवाल पर चलते हैं। संसद के दोनों सदनों को कितने दिन के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए? कौन सा ऑप्शन ठीक है? 15 दिनों में, 1 महीने में, 2 महीने में या 3 महीने में? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाता है, 1 महीने में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल निम्नलिखित में से कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का या 6 वर्ष का? ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 65 है। यहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। बाकी लोगों का 4 वर्ष का, लेकिन ये 6 वर्ष का होता है। अब अगले सवाल पर चलते हैं। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? ये आपको बतानी है। 70 वर्ष, 75 वर्ष, 80 वर्ष या कोई सीमा नहीं। ये राष्ट्रपति की आयु की बात की जा रही है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाता है? राष्ट्रपति की सेवानिवृत्त आयु क्या है, यह आपको बताना है। 70 वर्ष, 75 वर्ष, 80 वर्ष या कोई सीमा नहीं। तो राष्ट्रपति की सेवानिवृत्त आयु की कोई भी सीमा नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक हो जाता है। इसके बाद अगले सवाल पर चलते हैं। भारत सरकार के अपशिष्ट अधिकार कौन से हैं? तो केंद्र में निहित, राज्यों में निहित या कोई अपशिष्ट अधिकार नहीं है। वे केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित हैं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाता है? तो भारत सरकार के जो अपशिष्ट अधिकार हैं वो केंद्र में निहित हैं, जिसको हम केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले अधिकार बोलते हैं। अब अगले सवाल पर चलते हैं। भारत में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति, परिषद का अध्यक्ष, अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष? लोकसभा का अध्यक्ष या लोकसभा का उपाध्यक्ष? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होना चाहिए? तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है यहाँ पर ठीक। तो लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं आपके ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है? मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार होती है? राष्ट्रपति के, संसद के, लोकसभा के या राज्यसभा के? ये आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक हो जाता है, लोकसभा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत संगठित करने के लिए निर्देश देता है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है? ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी आ चुका है। अनुच्छेद नंबर 40 है जो ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। अब अगले सवाल पर चलते हैं। भारतीय संविधान के नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? मौलिक अधिकारों के, मौलिक कर्तव्य के, प्रस्तावना के या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होना चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाता है। भारतीय संविधान नागरिकों के आर्थिक न्याय के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को सुनिश्चित करता है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पर। निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, अध्यक्ष के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के महाभियोग में या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में? राज्यसभा की भूमिका किसमें नहीं होती है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाता है। अध्यक्ष के निर्वाचन में नहीं होती है, बाकी सब चीज़ों में राज्यसभा की भूमिका होती है। लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन में नहीं होती है, जो अभी आपको बताया था। वर्तमान में कौन है लोकसभा अध्यक्ष? आपके ओम बिरला हैं। अगला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी जाती है? ये आपको बताना है कि अल्पसंख्यक होने की मान्यता किसके आधार पर दी जाती है।
धर्म के आधार पर जाति के कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात निकालकर या रंग के आधार पर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ठीक हो जाता है। जो अल्पसंख्यक, एक मिनट फिर से दिखा देते हैं क्या पूछा था। अल्पसंख्यकों की मान्यता जो होती है वो धर्म के आधार पर दी जाती है, यहाँ पर यही बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जाता है। इसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? नीति निर्देशक सिद्धांतों से कौन सा भाग संबंधित है, ये बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी ठीक हो जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो चौथे भाग में दिए गए हैं। और पहले भाग में क्या है? तो भाग 1 में आपके संघ और उसके राज्य क्षेत्र आ जाते हैं। उसके बाद भाग 2 में नागरिकता आ जाती है, 3 में मौलिक अधिकार आ जाते हैं और भाग 4 में क्या आता है? तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब अगले सवाल पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की सम्मति से लोकसभा, लोकसभा की सहमति से राज्यसभा या राष्ट्रपति की सहमति से राज्यसभा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ठीक हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी ठीक हो जाता है। लोकसभा की सहमति से राज्यसभा भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को निकाल सकती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक है। इसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, या ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है। मतलब ऊपर जो भी निर्देश दिए गए हैं उनमें से कोई भी सही नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी ठीक हो जाता है। निलंबित किया जाता है। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 77 है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक हो जाता है। इसमें 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। इसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य किसने हैं? तो मौलिक कर्तव्य हैं भाग 4 में, ये आपको बताया था। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है, ये पूछा गया है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक हो जाता है। संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। और 3 प्रकार के आपातकाल कौन से हैं? तो वह 3 आपात आपके हैं। अनुच्छेद 352 जिसे राष्ट्रीय आपात बोला जाता है। क्वेश्चन हमारा ये है, अनुच्छेद 356 जिसको राज्यों में आपातकाल बोला जाता है, राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और तीसरा आपका है अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल जिसको बोला जाता है। तो दोबारा से देख लेते हैं। इसको बोला जाता है राष्ट्रीय आपात, इसको बोला जाता है राज्य आपात यानी कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगना, और इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है वित्तीय आपात। ये आपको याद रखने हैं। अब अगले सवाल पर चलते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, समाजवाद, सामाजिक सेवा आदि क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त हैं, निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों का नामांकन कर सकते हैं? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी ठीक हो जाता है। राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों का नामांकन करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ठीक है। तो ये 12 व्यक्ति कहाँ से आते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो वे आपके होते हैं कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र से होते हैं। ये 12 सदस्य आपके, यह आपको याद रखना है। यह अधिकार भारत के संविधान की सूची अनुच्छेद 4(1) और 82 के अनुसार राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगले सवाल पर चलते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? ये अभी बताया था आपको। तो इसका आंसर क्या होगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। अब अगले सवाल पर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता, जिसको छुआछूत का उन्मूलन बोला जाता है, करता है? 14, 15, 16 या 17? तो अनुच्छेद 14
14 में तो समानता की बात की गई है, अभी आपको बताया था। अनुच्छेद 15 में क्या किया गया है, धर्म जाति के आधार पर भेदभाव निषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 में क्या किया गया है, नौकरी की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता या छुआछूत का वर्णन किया गया है। ये आपको याद रखना है। तो अब अगले सवाल पर चलते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद आगे के वीडियो करेंगे। इस वीडियो में हो गए हमारे 40 क्वेश्चन, और इसके आगे का वीडियो हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। इसके आगे के क्वेश्चन इन सभी बात। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।